ये टाटा ग्रुप और कंपनीज की स्टार्टिंग आज से 150 साल पहले 1868 में जमशेदजी टाटा ने अपने फादर के साथ मिलकर कॉटन ट्रेडिंग के काम से शुरू की थी। पर जमशेदजी टाटा ये चाहते थे कि वो इस कॉटन से खुद ही क्लोथ मैन्युफैक्चर करें। फिर 1877 में नागपुर में जमशेदजी टाटा इम्प्रेस मिल के नाम से क्लोथ फैक्ट्री सेटअप करते हैं। वहाँ के वर्कर्स अपने काम के लिए ज्यादा सीरियस नहीं थे, यहाँ तक कि 20% ऑफ वर्कर डेली छुट्टी कर लिया करते थे। आज से 150 साल पहले जमशेदजी टाटा ने ऐसा आइडिया सोचा जो उस टाइम कोई सोच भी नहीं सकता। जमशेदजी ने वर्कर्स के लिए स्पोर्ट डेज, फैमिली डेज और पेंशन्स का ऐलान कर दिया और इसी के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी देने लगे, जिससे वर्कर्स अपने आप को वैल्यूएबल समझने लग गए थे और इससे वर्कर्स की अटेंडेंस और परफॉर्मेंस पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गई थी। इसके बाद जमशेदजी ने देखा कि इंडिया में इंडिपेंडेंस की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, तो जमशेदजी ने सोचा कि इंडिया को मजबूत बनाने के लिए सभी इनिशियल प्रोडक्ट्स को इंडिया में बनाना होगा। इसलिए उन्होंने अलग अलग एरियाज में अलग अलग बिजनेस डेवलप करना शुरू कर दिया। फिर पंचगनी में स्ट्रॉबेरी फार्मिंग शुरू की। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पंचगनी स्ट्रॉबेरी फार्मिंग और जैम फैक्ट्रीज का हब बन गया। फिर जमशेदजी ने ये भी ऑब्जर्व किया कि बेंगलोर और मैसूर का वेदर बिल्कुल फ्रांस जैसा है, तो उन्होंने फ्रांस से सिल्क वॉर्म इंपोर्ट करके बेंगलोर और मैसूर में लगाना शुरू कर दी। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इंडिया को सबसे बेहतरीन किस्म का सिल्क मिला और यहाँ से टाटा सिल्क की शुरुआत हुई। जमशेदजी अपने होम टाउन बम्बई को बहुत पसंद करते थे, या ब्रिटिशर्स की जिद में आकर जमशेदजी ने मुंबई में 1898 में द ताजमहल होटल बनाना शुरू किया और उन्होंने इसमें खुद काफी इंटरेस्ट लिया। उनका विजन था कि होटल के हर रूम से समंदर का व्यू आए और गेस्ट को ऐसा फील हो जैसे वो पानी में फ्लोट कर रहा हो। फिर 1903 में द ताजमहल होटल ओपन कर दिया गया और ये इंडिया का पहला ऐसा होटल था जिसमें इलेक्ट्रिकल लाइट्स, अमेरिकन फैंस और जर्मन एलिवेटर लगाए गए। इसके साथ साथ जमशेदजी का एक और सपना था स्टील मिल खोलने का, क्योंकि इंडिया में कोई स्टील मिल नहीं थी। उन्होंने अपने लाइफ के 17 साल स्टील ढूंढने में लगा दिए। स्टील बनाने के लिए सबसे अहम चीज होती है आयरन। फिर उन्हें 1899 में बंगाल के प्रोविंस में रिच आयरन रिसोर्सेज मिल गए और उन्होंने स्टील प्लांट्स बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जमशेदजी खुद अपनी आंखों से स्टील बनता देख ना सके, क्योंकि 65 की एज में जमशेदजी दुनिया से चले गए। जमशेदजी टाटा के ड्रीम्स इतने ज्यादा थे कि उनके जीते जी इनका पूरा होना बहुत मुश्किल था, तो उनका अंपायर हैंडल करने लगे दोराबजी टाटा। जमशेदजी का मानना था कि इंडिया साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन में दुनिया से बहुत पीछे रह गया, तो उनका ड्रीम पूरा करते हुए दोराबजी टाटा ने एक ऐसा इंस्टीट्यूट लॉन्च किया जो इंडिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट लाया और इंडिया का पहला कंप्यूटर द परम भी लॉन्च किया। फिर दोराबजी टाटा ने टाटा पावर मिल का स्टार्टअप लिया जो गोवा महाराष्ट्र के बॉर्डर पर दूधसागर फॉल्स को यूज करते हुए पावर जनरेट किया करती थी। इस पर दोराबजी ने 7000 वर्कर्स को वर्किंग पर रखा और कई आर्टिफिशियल लेक्स और डैम्स बनवाए। मुंबई की कई मिल्स को और कंपनीज को यही पावर सप्लाई करती है। फिर 1907 में दोराबजी टाटा ने टाटा स्टील की स्टार्टिंग दोबारा 23 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट की, जिसके शेयर्स 2 ही हफ्तों में लोगों ने कई इन्वेस्टमेंट के साथ खरीदे और इसका नाम तभी से टिस्को रखा गया, टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी। फाइनली 1912 में टिस्को का पहला स्टील प्रोड्यूस हो गया। इसके 2 ही साल बाद 1914 के बाद वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गई और ब्रिटेन में स्टील की शॉर्टेज हो गई। उन्हें टैंक्स, ट्रक्स, रेलवेज के लिए सभी के लिए आयरन की जरूरत थी, तो टिस्को ने ऑर्डर लेते हुए दिन रात काम करके इस डिमांड को पूरा किया और वॉर के खत्म होने के बाद ब्रिटिश वाइसरॉय ने जमशेदपुर उस जगह का नाम रख दिया जहां टिस्को का प्लांट था और वहीं के रेलवे स्टेशन का नाम टाटा नगर रख दिया गया। दोराबजी की लीडरशिप में टाटा ग्रुप्स ने काफी तरक्की की। फिर 1932 में दोराबजी टाटा इस दुनिया से चल बसे, जहां से पहले दोराबजी ने टाटा ग्रुप्स को स्टील, पावर, एग्रीकल्चर, बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसे बिजनेस में ले गए थे। दोराबजी टाटा के बाद टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन बने फैमिली के एक यंग मेंबर जीआरडी टाटा। उन्होंने 1925 में बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और उन्होंने टिस्को के प्लांट में काम करना शुरू कर दिया था तभी से। फिर 1932 में उसी साल जीआरडी टाटा ने टाटा एविएशन की शुरुआत की, जो पैसेंजर्स और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन करती थी। इस एयरलाइन की पहली फ्लाइट खुद जीआरडी टाटा ने उड़ाई और उसके बाद जीआरडी टाटा इंडिया के पहले कमर्शियल पायलट भी बन गए थे। इसके बाद जीआरडी टाटा ने देखा कि इंडिया को सोडा ऐश और कास्टिक सोडा जैसे इनिशियल प्रोडक्ट्स को भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। ये केमिकल्स जो ग्लास, सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए 1939 में उन्होंने गुजरात के एक टाउन में प्लांट बिल्ड किया और ऐसे शुरुआत हुई टाटा केमिकल्स की। वो टाटा केमिकल्स जो आज टाटा सॉल्ट भी प्रोड्यूस करता है, जो करीब इंडिया के सभी घरों में यूज होता है। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट सभी प्लेन्स को बंद कर देती है। फिर जैसे ही वॉर खत्म होती है, जीआरडी टाटा वापस एंट्री लेते हैं एविएशन में और फिर 1946 में एयर इंडिया को लॉन्च करते हैं। 1953 में एयर इंडिया वर्ल्ड वाइड काफी मशहूर हो जाती है अपनी सर्विसेज की वजह से, पर इंडिपेंडेंस के बाद एयर इंडिया नेशनलाइज हो जाती है 1956 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और यहाँ से एयर इंडिया का डिक्लाइन का दौर शुरू हो जाता है।
पर जेआरडी टाटा हिम्मत नहीं हारते। उन्होंने देखा कि इंडिया में कोई कॉस्मेटिक की कंपनी नहीं थी, तो उन्होंने यहाँ से लैक्मी की शुरुआत की। लैक्मी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब लक्ष्मी होता है। जेआरडी टाटा जानते थे कि इंडियन वुमेन्स इंटरनेशनल ब्रांड से बहुत ऑब्सेस्ड हैं, इसीलिए उन्होंने ब्रांड का नाम हिंदी में नहीं रखा। इसके बाद जेआरडी टाटा ने जमशेदपुर में एक रेलवे इंजन बनाने वाली कंपनी को खरीद लिया और यहाँ से शुरुआत हुई टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की, जिसे बाद में टेल्को कर दिया गया। शुरू में ये कंपनी स्टीम इंजन बनाया करती थी। जेआरडी टाटा ने जल्दी ट्रक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। फिर उन्होंने टाटा 407 ट्रक लॉन्च किया जो अपने स्लिम और स्ट्रॉन्ग डिजाइन की वजह से काफी पॉपुलर हुआ। इस ट्रक ने इंटरनेशनल ब्रांड्स को बीट करते हुए 70% ऑफ शेयर्स कैप्चर कर लिए। इंजन और ट्रक्स बनाने वाली इस कंपनी को आज हम सब टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। बिजनेस के अलावा जेआरडी टाटा ने इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प की। इंडो चाइना वॉर 1962 में और उसके बाद इंडो पाक वॉर 1965 में उन्होंने अपने इंजीनियर्स को दिल्ली भेजा ताकि वो इंडियन मिलिट्री की इक्विपमेंट्स में मदद कर सके। फिर उन्होंने अपना एयर इंडिया का एक्सपीरियंस यूज करते हुए इंडियन एयरफोर्स को 10 इयर्स का एयर इंडिया डिफेंस प्रिपेयरेंस प्लान बनाकर दिया। इस रिपोर्ट में सिग्नल इक्विपमेंट्स, रडार और स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग थी। इस रिपोर्ट से इंडियन एयरफोर्स को काफी मदद मिली। जेआरडी टाटा की इन कंट्रीब्यूशंस को देखते हुए इंडियन प्रेसिडेंट ने उन्हें इंडियन एयरफोर्स में हॉनरी एयर कमांडर की पोस्टिंग भी दी। फिर 1991 तक जेआरडी टाटा टाटा ग्रुप्स को वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज में ले गए थे। यहाँ टाटा ग्रुप 24,000 करोड़ का रेवेन्यू रखता था और उसके साथ टाटा ग्रुप्स में 2,70,000 वर्कर्स भी काम कर रहे थे। लेकिन 87 की एज में जेआरडी टाटा ने सोचा कि अब चेयरमैन किसी और को होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने फैमिली के एक प्रॉमिसिंग मेंबर को चुना। सर रतन टाटा चेयरमैन बनने से 30 साल पहले सर रतन टाटा टिस्को के प्लांट में काम कर रहे थे। उनके बिजनेस टैलेंट की वजह से उनको एक के बाद एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही थी। रतन टाटा चेयरमैन बनने से पहले इम्प्रेस मिल को लॉसेस से निकाल के प्रॉफिट में ले गए और टेल्को के प्लांट पर लेबर प्रॉब्लम भी सॉल्व किया। और इसी के साथ टाटा की नेल्को कंपनी जो टेलीविजन और रेडियो वगैरह बनाती थी उसका रेवेन्यू 3 करोड़ से 200 करोड़ किया था। जब 1991 में रतन टाटा चेयरमैन बने उन्हें पता था कि टाटा ग्रुप्स इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा और टाटा ग्रुप टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह गए। फिर उसी साल 1991 में रतन टाटा ने सोचा एक कार कंपनी बनाने का जिसका डिजाइन और प्रोडक्शन तक सभी इंडिया में किया जाए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी कि नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट $2 बिलियन का था जो उस टाइम बहुत बड़ी रकम थी। फिर 1995 में उन्हें निसान कंपनी का प्लांट 1/5 कॉस्ट में मिला। उन्होंने इस पूरे प्लांट को डिसमेंटल करके इंडिया पूना में ले गए। रतन टाटा ने खुद कार को डिजाइन करने में एक अहम रोल निभाया। फाइनली 1998 में कार लॉन्च कर दी गई। ये इंडियन बिल्ड कार थी, इसीलिए इंडियन से इंडी लिया गया और कार से कार लिया गया। इस तरह बनी इंडिका। टाटा इंडिका बनाने के बाद रतन टाटा ने फोकस किया टेक्नोलॉजी पर। उन्होंने देखा कि टीसीएस का काम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव को सर्विस देना है, जैसे बुक कीपिंग और डेटा एंट्री, पर ये डेटा एंट्री और बुक कीपिंग दोनों ही बहुत बेसिक लेवल की थी। इसीलिए सर रतन टाटा टीसीएस को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से सॉफ्टवेयर सर्विस की तरफ ले गए, जिसके बाद टीसीएस न सिर्फ इंडिया की बल्कि वर्ल्ड वाइड की बिगेस्ट कंपनीज में आने लग गई। रतन टाटा के इन स्टेप की वजह से टीसीएस इंडिया की बिगेस्ट आईटी कंपनी बन गई। टीसीएस की सक्सेस के बाद रतन टाटा वापस टाटा मोटर्स पे फोकस करने लगे। उन्होंने देखा मेजॉरिटी इंडियन फैमिलीज कार अफोर्ड ही नहीं कर सकते और बाइक पे ट्रेवल करते हैं। उनका ड्रीम था कि मिडिल क्लास फैमिली को स्कूटर से कार तक लाना। इसीलिए उन्होंने 2001 में लॉन्च की टाटा नैनो 1 लाख की प्राइस में। लेकिन टाटा नैनो एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुई। टाटा नैनो की सबसे बड़ी फेलियर की वजह थी उसकी कम प्राइस और टाटा नैनो को मैच बॉक्स और कवर्ड ऑटो रिक्शा भी कहा जाने लगा। जहां लोग अपनी कार के थ्रू प्राउड फील करते थे, वहीं नैनो का ऑनर अपनी कार के थ्रू एम्बेरस फील करने लगे और इसके बाद टाटा मोटर्स काफी नुकसान में जाने लगा। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। टाटा मोटर्स को रतन टाटा ने बेचने का सोच लिया था और इसके लिए वो फोर्ड मोटर्स कंपनी के पास गए, पर कंपनी के मालिक ने टाटा मोटर्स को खरीदने से इनकार कर दिया। और यहीं पे रतन टाटा ने सोच लिया था कि टाटा मोटर्स को वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी बनाना है और कुछ ही सालों में रतन टाटा ने करके भी दिखाया। आज टाटा मोटर्स वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी है और इंडिया में 80% टाटा मोटर्स की ही गाड़ियां चलती है। इन अचीवमेंट्स के बाद रतन टाटा ने इंटरनेशनल ब्रांड्स को एक्वायर करना शुरू कर दिया। जैसे टाटा मोटर्स ने जैगवार और लैंड रोवर को फोर्ड मोटर से खरीद लिया। ग्लोबल टीम एक्सपेंड करने के लिए रतन टाटा ने ब्रिटिश ब्रांड टटले और यूएस ब्रांड 8 o'clock कॉफी खरीद लिए और टाटा स्टील्स ने कोरस ग्रुप को भी खरीद लिया। यहाँ पर टाटा ग्रुप्स के पास $403 बिलियन थे। आज रतन टाटा की एक बात बहुत मशहूर है। रतन टाटा का कहना है, अगर आपने तेज चलना है तो अकेले चलो और अगर आपने दूर तक चलना है तो सबको साथ लेकर चलो।